हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। ये अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। सबसे लेंदी चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स अगर कुछ है तो वो चैप्टर नंबर 1 है और काफी बड़ी सब्जेक्ट है, काफी बेसिक सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट से सभी एग्जामिनेशंस में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट एई एग्जामिनेशंस देखोगे, स्टेट जेई एग्जामिनेशंस देखोगे, इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। या एसएससी एग्जामिनेशन देख लीजिए, या आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस को देखिए, या आप गेट एग्जामिनेशंस को देखिए, वेटेज काफी ज्यादा रहती है। ये सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं कुछ इस तरह से, जो हमारा डिजाइन है सब्जेक्ट का, कि हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी स्टेट एई और जेई और एसएससी जेई ईएससी और आपका गेट एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ में। जैसे ही चैप्टर खत्म होती है उसी के जस्ट बाद, ओके, तुरंत बाद, कहने का मतलब यही है। तो बहुत ही बेसिक लेवल से आपका लर्निंग होगा। तो इन क्लासेस को फॉलो कीजिए और देखिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, ओके। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सबसे बड़ा चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये सबसे लेंदी, सबसे बड़ी, सबसे बेसिक चैप्टर है। यही पूरा सॉइल का जड़ है। क्योंकि ये चैप्टर अगर नहीं समझे तो आगे फिर सॉइल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही देखो, सॉइल कैसे बना, ओरिजिन क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना। इन सब चीजों को अंडरस्टूड करना होगा बहुत ही कंसेप्चुअली। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में भी आता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारी अभी टॉपिक करंट रनिंग है, हमने स्टार्ट किया था इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हमने देखा वाटर कंटेंट देख लिया, यूनिट वेट देख लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया, पार्टिकल साइज जस्ट मिनट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। फिर अब जो हम है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के ऊपर है। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के ऊपर जो लास्ट क्लास है उसमें हमने देखा था लिक्विड लिमिट के बारे में। क्या होता है लिक्विड लिमिट, कैसे लिक्विड लिमिट को निकाला जाए, कौन कौन से टेस्ट हैं। तो मैंने आपको बताया था कैसाग्रांडे मेथड है, जिसको हम मल्टी पॉइंट मेथड कहते हैं, है ना। क्योंकि उसमें बहुत सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते हैं, ओके, जो कि एक्यूरेट मेथड है। लेबोरेटरी मेथड होती है, एक्यूरेट थी। फिर हमने देखा वन पॉइंट मेथड, वही कैसाग्रांडे मेथड का शॉर्ट फॉर्म, है ना, वन पॉइंट मेथड, वो एक देखा। फिर देखा हमने स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो ये 3 मेथड को हमने देखा लिक्विड लिमिट से रिलेटेड। अब आज के इस क्लास में हम लिक्विड लिमिट से आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक लिमिट पढ़ेंगे, फिर श्रिंकेज लिमिट पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ते चलेंगे। वेल, एक्चुअली क्या है, थोड़ा खांस रहा हूं तो इग्नोर मारिएगा, है ना। चलो यार, तो चालू करते हैं जो आज का अपना टॉपिक है। टॉपिक चालू करने से पहले जो लास्ट में हमने लिक्विड लिमिट में आपको लिखवाया था, है ना, ये पॉइंट लिखवाया था स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड में। आप एक हेडिंग डालिए नोट, ओके। वहीं से चालू करते हैं लिक्विड लिमिट में, और कुछ पॉइंट हमको लिखवानी है। आप नोट डालिए, नोट हेडिंग डालिए और लिखिए। पहला पॉइंट, द मल्टी पॉइंट लिक्विड लिमिट मेथड। ये मल्टी पॉइंट लिक्विड लिमिट मेथड कौन सा है? कैसाग्रांडे मेथड, ठीक है। ये है आपका कैसाग्रांडे मेथड। तो ये नाम एक आ गया, ठीक है, नाम ध्यान में रखना। अलग से क्या लिखवाऊं कि कैसाग्रांडे मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टी पॉइंट मेथड, वो तो टेस्ट प्रोसीड्यूर से ही अपने को अंडरस्टूड होना चाहिए। तो द मल्टी पॉइंट लिक्विड लिमिट मेथड इज जनरली मोर प्रिसाइज, इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। लेबोरेटरी मेथड है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब ये जो मल्टी पॉइंट कह रहा है, तो मिनिमम कितने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए? हो सकता है किसी जेई लेवल एग्जामिनेशंस में ये चीज भी पूछ ले। तो आप ध्यान रखना यहां पर कि ये जो मल्टी पॉइंट कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम, मिनिमम यहीं पर लिखो बगल में ही नोट के साथ, मिनिमम 4 ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए। ध्यान रहेगा, ठीक है। मैं सोचा ये सब चीज बेसिक नहीं है, मतलब हटा दिया जाए, लेकिन आजकल एग्जामिनेशंस में भाई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं, एनी डेटा दे विल आस्क यू, ठीक है। तो मिनिमम हमको 4 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए एक ही पर्टिकुलर सॉइल का, तब जाके हम क्या बना पाएंगे, फ्लो कर्व। फ्लो कर्व बन गया तो इंटरपोलेट कर लेंगे करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो, व्हाट इज वाटर कंटेंट। वही चीज होगा लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू दैट मेथड, कैसाग्रांडे मेथड।
तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है एज कंपेयर टू वन पॉइंट मेथड। समझ गया? वन पॉइंट मेथड के कंपैरिजन में आपका मल्टी पॉइंट मेथड इज मोर बेटर। It is recommended that the multi-point method be used in case where test result may be subjected to dispute, comma और where greater precision is required। मतलब कोई ऐसा आप कमिटी में बैठे हो, कोई ऐसा मीटिंग है जहां पर आप किसी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, आपका टेस्ट रिजल्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, है ना? तो आप वहां पे बोल सकते हो कि नहीं मेरा ये डेटा एक्यूरेट है बिकॉज आई हैव फॉलोड दी कैसाग्रांडे मेथड। उसको स्टैंडर्डाइज किया गया क्योंकि उसकी प्रिसीजन काफी अच्छी है। समझ रहे हो? तो डिस्प्यूट जहां पर भी हो सकता है टेस्ट रिजल्ट वगैरह में, है ना, कोई अगर आप पे ब्लेम करे, तो ऐसे कंडीशंस में यूज दैट कैसाग्रांडे मेथड टू फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। यही वो कह रहा है क्योंकि उसकी प्रिसीजन अच्छी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, The correlation on which calculations of the one point method, दो जो हमने बताया था शॉर्ट फॉर्म, are based may not be valid for certain soil। मतलब कह रहा है जो अपना सेकेंड वन पॉइंट मेथड था वो हो सकता है कि वो जो रिलेशनशिप हमने दिया था जिसमें एक ही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर हम लिक्विड लिमिट निकाल लेते थे, तो वो किसी सॉइल के लिए, कुछ सॉइल्स के लिए वैलिड ना हो सके, है ना, कि वो इक्वेशन वैलिड ना करे, काम ना करे। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉइल हो गया एंड मेराइन इन्वायरमेंट में अगर कोई सॉइल है तो इन सॉइल के ऊपर आप वो वन पॉइंट मेथड का जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करके आप लिक्विड लिमिट परफेक्टली उसका नहीं बता सकते। ऐसे सॉइल्स का लिक्विड लिमिट वगैरह अगर निकालना है तो हम कैसाग्रांडे मेथड या फिर मल्टी पॉइंट मेथड को ही फॉलो करेंगे। दिमाग में रह गया? इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सॉइल बी डिटरमाइंड बाई मल्टी पॉइंट मेथड। एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज बताता हूं और एक पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बनाओ। ऑर्गेनिक सॉइल जो है, ऑर्गेनिक सॉइल मतलब क्या क्या, पीट वगैरह, है ना, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट रहती है। ओके, जो ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं इसका थोड़ा बिहेवियर अलग हो जाता है। देखो जब हम लिक्विड लिमिट टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कैसाग्रांडे मेथड से ही टेस्टिंग कर रहे हो, है ना, जो अपना बेसिक मेथड है, लिक्विड लिमिट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं देखिए, पहले सॉइल लेते हैं, सॉइल में फिर पानी वानी मिलाते हैं, है ना, पानी मिला के पैट बना के टेस्टिंग करते हैं सीधा। ओके, फिर टेस्टिंग जब हो जाता है, ओके, टेस्टिंग हो जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस सॉइल का कुछ सॉइल कलेक्ट करके उसको ओवन ड्राई के लिए देते हैं ताकि उस स्टेज पे वाटर कंटेंट उसका निकाल पाए हम लोग। ये चीज है। ओके अब यहां पे देखो, ये करना चाहिए बेसिकली टेस्टिंग दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो पहला देखो, पहला कंडीशन, सॉइल जो भी है, नेचुरल सॉइल जो भी था, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा पहले से, आप सीधा उस सॉइल को, अच्छा सॉरी, हम ओवन ड्राई सॉइल कंसीडर करते हैं ना टेस्टिंग में, उसमें फिर पानी वानी मिला के फिर उसका वाटर कंटेंट हम कंसीडर करते हैं। तो कह रहा हूं, नेचुरली आपका सॉइल था, इसका कुछ ना कुछ अपना वाटर कंटेंट होगा, आपने कुछ नहीं किया, सॉइल को लेके आया, फिर इसमें पानी मिलाया, है ना, और पानी मिलाया, एक जो भी पेस्ट जैसा जो भी तैयार करना आपने तैयार किया और टेस्टिंग किया, तो यहां से भी एक लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकलेगी। कैसाग्रांडे मेथड को यूज कर रहे हो मान लो। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीड्यूर है कि ओवन ड्राई किया, ओवन ड्राई पहले कर लिए, मतलब बिफोर टेस्टिंग आपने ओवन ड्राई कर लिया, ठीक है, ओवन ड्राई कर लिया है सॉइल का, और फिर उसमें पानी वगैरह मिलाए, है ना, फिर वाटर ऐड किए, पेस्ट बनाए सॉइल का, उसके बाद फिर टेस्टिंग किया। ओके, टेस्टिंग किया, टेस्टिंग मतलब वही नंबर ऑफ ब्लो जो प्रोवाइड करते हो कैसाग्रांडे टूल को घुमा घुमा के, ठीक है, इंपैक्ट जो प्रोवाइड होता है वही, जिसमें वो जो दो पार्ट है सॉइल का जो ग्रुप से कट करते हो वो क्लोज आता है, वही टेस्टिंग। तो आपने टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद फिर लिक्विड लिमिट निकालोगे। ओके, उसके बाद फिर हम फाइनली वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, एक केस में जो सैंपल में कंसीडर कर रहा हूं ओवन ड्राई कंसीडर कर रहा हूं, दूसरे केस में विदाउट ओवन ड्राई सैंपल में कंसीडर कर रहा हूं। समझ रहे हो? ऐसे केसेस में यह देखा गया है कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ध्यान रखना ये पॉइंट को, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ऐसे केसेस में यह देखा गया है कि अगर आप ओवन ड्राई करके जो लिक्विड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, और ऐसे विदाउट ओवन ड्राइंग, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ही केवल विदाउट ओवन ड्राइंग जो लिक्विड लिमिट निकाल रहे हैं,
तो ये मान लो विदाउट ओवन ड्राइंग जो लिक्विड लिमिट में निकालता हूँ WL इसको मैं सिंपली WL कहता हूँ, और ओवन ड्राई करने के बाद जो लिक्विड लिमिट निकाल रहा हूँ इसको मैं कहता हूँ WLOD, ठीक है, ओवन ड्राइंग। तो WL इज फार फार ग्रेटर देन WLOD। मतलब आप ऑर्गेनिक सॉइल का अगर ओवन ड्राई करते हो और उसके बाद फिर आप उसका लिक्विड लिमिट निकालते हैं टेस्ट प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए, तो उसकी लिक्विड लिमिट में काफी कमी देखने को मिलती है, उसकी लिक्विड लिमिट डिक्रीज हो जाती है। और अगर विदाउट ओवन ड्राइंग निकाल रहे हो तो हायर वैल्यू शो करता है। तो ये पॉइंट नहीं पूछा है कहीं पर भी, और ये चीज बेसिकली होता है सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट होने के कारण। ये जो वेरिएशन मैंने आपको बताया, ये वेरिएशन बेसिकली क्यों होता है, सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट होने के कारण। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल्स में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना परसेंटेज है, क्या है ना, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी हम कासाग्रांडे मेथड को भी यूज करते हैं, ये लिक्विड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि लिक्विड लिमिट विदाउट ओवन ड्राइंग लिक्विड लिमिट का वैल्यू कुछ और आफ्टर ओवन ड्राइंग लिक्विड लिमिट का वैल्यू कुछ और। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट इन सॉइल दे देता है। समझ रहे हो? ये सब एडवांस सॉइल मैकेनिक्स की पार्ट है, आपको नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा क्वेश्चन लेवल को टफ करने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल चीजें वो तो सभी पढ़ते हैं, ओके, नॉर्मल चीजें सभी पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल भी नहीं है क्योंकि ये सब भी आपको नहीं पढ़ाया जाता, और बाकी बेसिक बेसिक फॉर्मूला डेटा वो तो सभी पढ़ते हैं, वो तो मैक्सिमम लोगों को जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसको याद ही रहता है, बट फिर अंदर की चीजें ओके गायब। तो इस पॉइंट को मैं अच्छे से लिखवा देता हूं, ओके, एक बार सुनो भाई, ये केवल ऑर्गेनिक सॉइल के लिए पॉइंट था, है ना, ये पॉइंट मैंने एक रिसर्च पेपर में देखा था, तो मैं बता रहा हूं आपको। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, लिक्विड लिमिट टेस्ट, लिक्विड लिमिट टेस्ट ऐसे ही लिखना, बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा, मैटर तो समझ गए हो। लिक्विड लिमिट टेस्ट जब हम करेंगे, कैसे करेंगे, कासा ग्रांडे मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहां लिखो सैंपल जो हम कंसिडर कर रहे हैं, पहला ओवन ड्राइड जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीड्यूर में है, ओवन ड्राइड कंसिडर करना है, विदाउट ओवन ड्राइड, विदाउट विदाउट ओवन ड्राई दूसरा, ठीक है। यार मेरा कभी कभी एन ना आर जैसा होता है, ठीक है, मोटा लिखता हूं तो वही हो जाता है, विदाउट ओवन ड्राई। तो लेट्स सपोज कि ओवन ड्राई करने के बाद जो लिक्विड लिमिट आपको मिल रही है वो मिल रही है WL2 ले लेता हूं, है ना, और विदाउट ओवन ड्राई जो आपको लिक्विड लिमिट मिल रही है वो मिल रही है WL1। अच्छा, ये ओवन ड्राई विदाउट ओवन ड्राई मतलब क्या वाटर कंटेंट नहीं अरे वाटर कंटेंट का यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, वो तो तुम लास्ट में सैंपल थोड़ा सा लोगे और वाटर कंटेंट के लिए भेजोगे, है ना, फिर वो तो ओवन ड्राइंग करना है, वाटर कंटेंट निकालना वो अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ आपने मिट्टी लाया, मिट्टी में पहले से कुछ मॉइस्चर था, उसमें सीधा पानी मिला दिया, उसमें सीधा पानी मिला के एक वो पेस्ट जैसा कुछ बनाए, फिर टेस्टिंग कर लिया, तो वो विदाउट ओवन ड्राइंग सैंपल आपने कंसिडर किया। लेकिन मिट्टी लाया ऑर्गेनिक सॉइल को, फिर ओवन ड्राई किया, उसको ओवन ड्राई करवाने के बाद फिर उसमें पानी मिलाया, फिर पानी मिला के जो पेस्ट बनाया, फिर उस पर टेस्टिंग किया, और फिर लिक्विड लिमिट निकाल रहे हो तुम, तो दो अलग अलग चीज हो गया कि नहीं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, ओके। तो ये देखा गया है, नहीं इसको मैं ऐसा ही करता हूं, ये WL1 ही ले लेता हूं, ठीक है, WL1, और ये लिक्विड लिमिट आ गया WL2 मान लो। तो WL1 जो है इट इज फार फार लेस देन WL2, ठीक है। सेम नहीं आती, वेरिएशन आता है, चेंज आता है। वो चेंज क्यों आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल, है ना। इसलिए हम कभी कभी ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना प्रेजेंट है इसका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम
इस मेथड को यूज करता है एंड ये लिक्विड लिमिट का डिफरेंस निकालने के बाद फिर हम उसका क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। बस इतना आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आज जो अपना टॉपिक है, चालू करेंगे प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल। प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल क्या मतलब है, इसको समझने के लिए जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, ठीक है, उस डायग्राम को एक बार देखते हैं। देखो बहुत अच्छे से मैंने एक डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। कंसिस्टेंसी देखो, इस कर्व को देखो, यहां पे प्लास्टिक लिमिट कहां पर है, यहां है WP। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है, ये एक लिमिट है, एक कंसिस्टेंसी लिमिट है प्लास्टिक लिमिट। ये एक तरह का वाटर कंटेंट, ओके, वाटर कंटेंट है। तो आप देख रहे हो, अगर मान लो सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो डब्ल्यू, उस कोई भी एक पर्टिकुलर सॉइल कंसिडर कर लो, उस पर्टिकुलर सॉइल का कुछ ना कुछ, वो तो हम अभी सीख रहे हैं WP निकालना ये सब, लेकिन पहले से तो है ही। तो आप मान के चलो कि जो भी आप सॉइल कंसिडर कर रहे हैं उसका अपना कुछ ना कुछ WP का वैल्यू है, होना चाहिए, होगा। तो मान लो उस पर्टिकुलर सॉइल का WP के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है उससे ज्यादा वाटर कंटेंट अगर उस सॉइल में होगा तो वो प्लास्टिक स्टेट में होगा, है ना। उससे ज्यादा का अगर वाटर कंटेंट उस सॉइल में होगा तो उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा, सॉइल का प्लास्टिक स्टेज कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है। लेकिन अगर वाटर कंटेंट उसी सॉइल के लिए अगर वाटर कंटेंट हम कम कर देंगे, किसके करस्पॉन्डिंग, प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है उस सॉइल का, उससे भी अगर हम कम कर दें तो वो सेमी सॉलिड स्टेज में आ जाएगा। यही बात है। तो ये प्लास्टिक लिमिट जो है, ठीक है, ये जो कंसिस्टेंसी लिमिट है ये क्या है, इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, ये एक ऐसा लिमिट है वाटर कंटेंट का कि यहां से अगर वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो सॉइल प्लास्टिक रहेगी, इस वाटर कंटेंट से अगर वाटर कमेगा सॉइल में तो सॉइल सेमी सॉलिड में आ जाएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्लास्टिक लिमिट इज द लास्ट वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इन विच सॉइल रिमेन प्लास्टिक। कह सकता है मैं कि ये लास्ट या सबसे मिनिमम वाटर कंटेंट है यही बात है, मिनिमम वाटर कंटेंट इन सॉइल एट विच सॉइल शो प्लास्टिक स्टेज कंसिस्टेंसी। मैं ऐसा कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ये डायग्राम को देख के, है ना। क्यों, WP से पानी कमा वो बन जाएगा सेमी सॉलिड में, WP से पानी बढ़ा तो वो प्लास्टिक में रहेगा डेफिनेटली, कमेगा तो फिर वो दूसरा स्टेज में चला जाएगा, सेमी सॉलिड स्टेज में चला जाएगा, है ना। तो ये जो WP वाटर कंटेंट है, इट इज लिमिटिंग वाटर कंटेंट बिटवीन प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड स्टेज। अब इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस सोचेंगे। जैसा हमने देखा प्रैक्टिकली कि अगर सॉइल का कंसिस्टेंसी लिक्विड स्टेज का है तो सॉइल फ्लो कर रहा है, ये चीज हमने प्रैक्टिकली देखा, सॉइल बह रही है, मतलब पूरा गीली कीचड़ बह रही है। तो प्लास्टिक लिमिट, अगर प्लास्टिक स्टेज में अगर सॉइल है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है प्रैक्टिकली। देखो यार मूर्तिकार का फेवरेट जोन है ये वाला, जो लोग मूर्ति बनाता है, जैसे गणेश भगवान का हम लोग मूर्ति बनाते हैं, कभी चूहा बनाए हो, मैं तो बचपन में बहुत ज्यादा बनाता था, मैं बहुत अच्छा मूर्ति बनाता हूँ गणेश भगवान का तो खास करके, ठीक है। तो मेरे को आती है, मैं क्ले का बनाता हूँ गणेश भगवान का, मैं मतलब खुद से बना के 2-3 बार अपने घर में गणेश स्थापित किया है, ओके, गणपति बप्पा को। तो उसका चूहा भी बनाता हूँ, ओके, मूसक महाराज। तो ये देखो मूसक महाराज का पूंछ जैसा नहीं लग रहा है क्या, तो यहाँ पे एक डेटा, कुछ नहीं लिखना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिखवाऊंगा, बस सुनो। यहाँ पे ये जो डायमीटर देख रहे हो, ठीक है, ये डायमीटर जो स्टैंडर्ड डायमीटर बोला गया है वो 3 mm बोला गया है, ठीक है, 3 mm। अब क्या करिए, यहाँ होता क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे कि सॉइल का प्लास्टिक लिमिट क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉइल में आपने पानी मिला दिया है, ओवन ड्राई सॉइल सैंपल यहां पर भी कंसीडर करते हैं, कौन सा, ओवन ड्राई सब, और पार्टिकल साइज क्या, पार्टिकल साइज वही सॉइल का मैंने बोला, यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है इसमें 425 माइक्रोन सीव से जो पास कर रहे हैं सभी के लिए, इसके लिए भी, श्रिंकेज के लिए भी, सबके लिए, लिक्विड लिमिट के लिए, सबके लिए, है ना। तो वो साइज मैंने फिक्स करवा दिया, तो वैल्यू याद रखना,
अब उसके बाद जो भी टेस्टिंग होता है वो ओवन ड्राई सॉइल सैंपल के ऊपर ही होता है, ठीक है, ये चीज भी याद रखना, कभी नहीं भूलना। जो भी यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है वो ओवन ड्राई सॉइल सैंपल पे ही किया जा रहा है, तो इस चीज को भी कभी नहीं भूलिएगा। वो एक स्पेशल कंडीशन था जो मैं अभी बताया था ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, है ना, कि ऐसा भी ऑब्जर्वेशन किया गया है, किसी ने किया होगा तो उसने अपना वो डेटा दिया था। मैंने बोला था वो मैंने किसी जर्नल को पढ़ रहा था, है ना, तो वहां से मैंने उठाया। तो कोई एमटेक का स्टूडेंट होगा, उसने किया वो एक्सपेरिमेंट, तो उसने वो शो किया, तो उस चीज को आगे प्रेजेंट किया गया था, हाईलाइट किया गया था, किताबों में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, बात ये है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका इस सॉइल का प्लास्टिक लिमिट क्या है। देखो, मिट्टी को गीला कर लो, है ना, गीला करने के बाद क्या करो, उसको रोल करना। अब रोलिंग हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रख के नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ग्लास प्लेट होती है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर पहले गेंद बनाएंगे मिट्टी का, ठीक है। अब उस गेंद को रख के फिर धीरे 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 उस पर स्ट्रोक सप्लाई करना चालू करेंगे, स्ट्रोक बोल रहा हूँ, ओके, रोलिंग करना चालू करेंगे। रोलिंग करेंगे तो वो पतला होता चलेगा कि नहीं, जैसे मूसा महाराज का पूंछ बना रहे हो, है ना, तो पूंछ बनाना है तुम, और कुछ नहीं करना, तो पूछे बनाओ। अब ये इसका भी रेट दे दिया है। रेट क्या दे दिया है बाबू, कि मतलब मान लो कि एक बार मैं आगे, एक्चुअली क्या है, करंट चला गया था, ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, इसका रेट दे दिया गया है कि आपको रोलिंग किस रेट से करना है, ओके। तो एक स्ट्रोक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक स्ट्रोक का मतलब होता है कि मान लो मेरा हाथ यहाँ पे था, तो यहां से मैं आगे लेके गया, फिर इसी पोजीशन पे पीछे लाया, है ना, तो जो मिट्टी है वो भी मेरे साथ आगे गया होगा, पीछे आया होगा, तो इस चीज को बोलते हैं एक स्ट्रोक, है ना। तो रेट जो है वो बोला है कि 1 मिनट के अंदर, ओके, 1 मिनट यार, पेन टाइप कनेक्ट कर लेते हैं भाई। तो जो रेट है वो है 1 मिनट के अंदर 80 टू 90 स्ट्रोक। इस रेट के साथ आप रोलिंग करोगे, रोलिंग करते 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 वो पतला होते चलेगी, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 3 mm डायमीटर तक उसको पतला करना है। कितना, अप्रोक्सीमेटली 3 mm डायमीटर तक। एग्जैक्ट डेटा जो है वो है 3.18 mm, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट किया था एग्जैक्टली, जहां से ये टेस्ट की ओरिजिन हुई थी, उन्होंने 3.18 mm बोला था, बट रफली आप 3 mm, किताबों में भी 3 mm, हर जगह सब जगह 3 mm बोला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान क्या रखेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू अब हो गई है 3 mm, तो हम रफली 3 mm तक उसको पतला करेंगे। फिर 3 mm तक पतला करने के बाद देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मान लो कि लगभग जो डायमीटर इसका 3 mm है। 3 mm तक पतला करने के बाद हम देखेंगे इसके सरफेस पे कहीं पे क्रैक तो नहीं, इसका सरफेस देखो कितना स्मूथ है, कहीं पर कोई क्रैक वगैरह नहीं आया, समझ में आ रहा है, मतलब ये और पतला हो सकता है, और पतला इसको कर सकते हो। अगर 3 mm तक में भी उसमें क्रैक वगैरह कुछ नहीं आया, तो और भी पतला करोगे तो और पतला वो हो जाएगी। मतलब क्या है, उस जो भी वाटर कंटेंट है वो उस सॉइल का प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा है, ठीक है। अगर वो 3 mm से भी कम के डायमीटर में रोल हो जाती है, मतलब सॉइल, उस सॉइल का, उसमें अभी जो वाटर कंटेंट है उस सॉइल में, ठीक है, वो उसके प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा है, इसलिए वो मतलब हाई प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, इसलिए पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, इसलिए क्रैक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्रम्बल नहीं हो रही, क्रम्बल, क्रम्बल, क्रम्बल मतलब टूट जाना, क्रम्बलिंग, है ना, क्रम्बल नहीं हो रहा है। कहने का मतलब देखो, कभी देखो ऐसे अब देखो, तो अगर क्रम्बल नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर यही मिट्टी को लेंगे, पानी वानी कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं मिलाएंगे, हम क्या करेंगे, यही मिट्टी को लेंगे, इस मिट्टी को फिर जैसे आटा नहीं गूंथते हो, है ना, उसको बोलते हैं नीडिंग, नीडिंग एक्शन, ठीक है। तो हम नीडिंग एक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब इसको फिर से मतलब ऐसे ऐसे करेंगे, और क्या, नीडिंग नीडिंग करेंगे, आटा को सानना, हम बिहारी हैं तो उसको बोलते हैं आटा सानना, आटा गूंथना, ऐसा कुछ, ओके। तो नीडिंग, हम नीडिंग एक्शन प्रोवाइड करेंगे। जब नीडिंग एक्शन प्रोवाइड करेंगे तो सोचो, जब ऐसे ऐसे करोगे उसी मिट्टी को, तो तुम्हारे हाथ का भी तो कुछ ना कुछ हीट है, तो उसके कारण थोड़ा, या मिट्टी बहुत कम है, या तो थोड़ा सा मॉइस्चर तो इवापोरेट फिर हो ही जाएगा। तो मान लो थोड़ा सा मॉइस्चर फिर इवापोरेट हो गया, जैसे ही थोड़ा सा मॉइस्चर फिर इवापोरेट हुआ, फिर से रोलिंग करना चालू करो। अब देखो क्या वो 3 mm तक
3 mm तक आते आते क्रम्बल हो जा रही है क्या? अगर अब 3 mm तक या उससे थोड़ा हायर डायमीटर भी है तो चलेगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वाला बताया था आपको, देखो 3.18 तक है ना, तो 3.1 3.2 mm भी है तो भी चलेगा, आपको एग्जैक्टली 3 mm नहीं करनी है, मतलब 3 के अराउंड, 3 के आसपास आते आते वो क्रम्बल हो गई। क्रम्बल मतलब टूट जाना, ऐसा। तो ये होता है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब रोल करते करते टूट गया, ठीक है। इसको अंग्रेजी वर्ड है, इसको हम बोलते हैं क्रम्बल, ठीक है, क्रम्बल। तो आपने अप्रोक्सीमेटली मान लो 3 mm के डायमीटर में उस मिट्टी को रोल किया, ठीक है। तो वो जब आपने रोलिंग किया वो टूट गई, वो ओके, तो क्रम्बल हो गया। तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे कि इसमें अभी जो वाटर कंटेंट है, इसमें अभी जो वाटर कंटेंट है, इट इज लेस देन प्लास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉइल, ठीक है। मतलब इसमें जो भी अभी वाटर कंटेंट है, इट इज लेस देन WP ऑफ सॉइल। मतलब पहले वाले केस में क्या हो रहा था? पहला वाला केस में क्या हो रहा था? पहला वाला केस मतलब ये वाला केस, सुनो फिर से सोचना भाई, लॉजिक लगा लो, है ना, यहाँ से लिमिट का आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहला वाला केस में मैंने ये बोला कि आप रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, 3 mm तक रोल किए हैं, लेकिन अभी भी पूरा सब सभी पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हैं, उसमें कहीं पर कोई क्रम्बलिंग नहीं आया, कोई सरफेस क्रैक अपीयर नहीं हुआ, है ना, एकदम पूरा स्मूथ सरफेस है, पूरा का पूरा बढ़िया। फिर आप और रोलिंग किए तो वो और रोल हो गया, मतलब 3 mm डाया से भी और कम पतला भी रोलिंग कर लिए, 1-2 mm का भी एक थ्रेड आप बना पा रहे हो, है ना, 1.5 या 2 mm का भी आप एक पतला सा थ्रेड बना पा रहे हो, फिर भी वो क्रम्बल नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है, मतलब प्लास्टिसिटी ज्यादा है। प्लास्टिसिटी ज्यादा है, वो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, इसलिए वो क्रम्बल नहीं हो रही है, इसलिए वो चिपकी हुई है। मतलब जो वाटर कंटेंट है ऐसे कंडीशन में, अगर ये 3 mm से भी कम के डायमीटर में रोल हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि जो वाटर कंटेंट है अभी इस सॉइल में, दैट इज मोर देन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ दिस सॉइल। इस केस में ये बोलेंगे अगर 3 mm से भी कम के डायमीटर में अगर वो रोल हो जाएगा तो, अगर रोल नहीं हो रहा है ना, और 3 mm के आसपास आप जैसे ही रोल करते करते पहुंचे तो वो क्रम्बल हो गई, टूट गई, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया? हम ये बोलेंगे कि अभी इसमें जो वाटर कंटेंट है वो उसके प्लास्टिक लिमिट से कम है ना, प्लास्टिक लिमिट से कम है, इसलिए वो सेमी सॉलिड स्टेट में चला गया, है ना, और रोल नहीं हो रहा, उसका प्लास्टिसिटी वो लूज कर दिया है, प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी, इसलिए वो टूट जा रही है। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को यूज करके प्लास्टिक लिमिट डिटर्मिनेशन का डेफिनेशन दिया गया है। क्या कैसे सुनो, अब क्या करो सुनना, एक बार फिर से बता रहा हूँ। मिट्टी लो, ओवन ड्राई कर लो, तो उसमें पानी मिलाओ जितना मिलाना है, पानी मिलाने के बाद फिर मतलब लगभग देख के कि प्लास्टिक स्टेज कंसिस्टेंसी में होगा उतना अप्रोक्सीमेट हम पानी मिला लेंगे पहले, और उसको सान लेंगे, है ना, गूंथ लेंगे अच्छे से मिट्टी को। उसके बाद फिर तुम रोल करना चालू करो। रोल किए, पहली बार रोल किए, मान लो पानी ज्यादा था तो वो सॉइल ऑब्वियसली प्लास्टिक स्टेज कंसिस्टेंसी में होगा, तो रोलिंग करे वो 3 mm से भी ज्यादा में रोलिंग हो गया, मतलब कम 3 mm से भी कम डायमीटर में आपका रोलिंग हो गया बढ़िया से। तो ये समझ जाओ कि जो वाटर कंटेंट है वो उस सॉइल का जो प्लास्टिक लिमिट होगा उससे ज्यादा है, तो आपको फिर वाटर कंटेंट उस सॉइल का कमाना होगा, तो थोड़ा सा ही तो मिट्टी है ना, कैसे कमाओगे? अरे नहीं करता, आटा को मारते मारते आटा टाइट नहीं हो जाता है ना, तो वही चीज यहाँ पे है, फिर से मिट्टी को अच्छे से मसलो। जब मिट्टी को फिर से अच्छे से मसलोगे तो वो क्या होगा, उसका मॉइस्चर ड्यू टू हीट ऑफ हैंड, मॉइस्चर कुछ ना कुछ इवापोरेट कर जाएगी, थोड़ी टाइट हो जाएगी, फिर रोलिंग करो। मान लो अभी भी 3 mm से लेस डायमीटर में वो रोल हो जा रही है, मतलब फिर अभी भी यही समझोगे कि सॉइल का प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा का पानी अभी भी है उसमें, है ना, तो फिर से मस लो, है ना, फिर कुछ वाटर का बाहर निकलेगा। अब रोल करो, अब तुम रोल किए मान लो 3 mm तक आते आते वो क्रम्बल हो गई, टूट गई, 3 mm तक आते आते वो क्रम्बल हो गई, टूट गई, तब हम ये समझेंगे कि जो उसमें वाटर कंटेंट है वो उसके प्लास्टिक लिमिट से कम हो गई, है ना। तो एग्जैक्टली प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग का जो डिफिनेशन है वो क्या है? वो ये है कि आप रोल कर रहे हैं, अप टू 3 mm तक रोल किए, और जैसे अप टू 3 mm रोल किए तो आपने देखा कि सरफेस क्रैक अपीयर हो रहा है, वो जो थ्रेड है उसपे जस्ट सरफेस क्रैक अपीयर हो गया, मतलब वो जो वाटर कंटेंट है
वो उस सॉइल का प्लास्टिक लिमिट है ना। तो यहाँ पे हम टोटल पूरा का पूरा कंप्लीटली क्रम्बल नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जस्ट अपीयर, है ना। वो चीज आप ऑब्जर्व अगर कर लोगे कि फटने लगी है मिट्टी, क्या होने लगी है, मिट्टी आपका फटने लगी है, क्रैक अपीयर होने लगा है। जैसे आपने 3 mm तक में रोलिंग किया, है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 mm साइज, इससे रिड्यूस नहीं करवानी है, साइज इससे छोटा नहीं, 3 mm या उससे थोड़ा बड़ा भी होगा तो चलेगा। 3 mm या उससे थोड़े बड़े पे सरफेस क्रैक आपको मिल गया, थोड़ा बड़ा मतलब यहाँ पे 3.2 mm 3.15 mm यहां तक भी चलेगा, समझ रहे हो। वहां तक आपने रोलिंग किया, देखा सरफेस क्रैक अपीयर हो गया, मतलब जो वाटर कंटेंट है उस सॉइल में अभी फिलहाल तो वही उस सॉइल का प्लास्टिक लिमिट है। क्योंकि अब उससे कम पानी अगर हम देंगे तो वो सॉइल हो जाएगा आपका सेमी सॉलिड स्टेट में, उससे अगर ज्यादा पानी रहेगा तो वो सॉइल आपका प्लास्टिक स्टेज कंसिस्टेंसी में रहेगा। तो प्लास्टिक मतलब प्लास्टिसिटी, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाते हैं, चिपके हुए रहते हैं, स्टिकीनेस होता है, इसलिए मूर्तिकार बहुत अच्छे तरीके से आपका मतलब कोई भी मूर्ति को अच्छे से वो शेप दे सकता है ना। तो प्लास्टिक स्टेट में जब सॉइल रहता है तो काफी अच्छा रहता है, आप उसको कोई भी शेप में आप उसको ढाल सकते हो, ये उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। मिट्टी काफी सॉफ्ट रहेगी, स्मूथ रहेगी, क्रैक वगैरह सरफेस पे डेवलप नहीं होगा, हो रहा होगा जनरली, है ना, यही सब चीज है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे टेस्टिंग भी इसका करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लिखेंगे, तो ये सब डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बस समझाने के लिए ये फोटो मैंने यहाँ पे डाल रखा था। अब जो लिखवाऊंगा वो मेन चीज है, उसको ध्यान रखना, ओके। सॉरी, ये स्ट्रोक वगैरह तो ध्यान रहेगा ना, 80 82 टू 90 ये सब नहीं पूछा एग्जाम में। ये 3 mm डेटा ये बताएंगे, ये 425 माइक्रोन वाला चीज याद रहेगा, ध्यान रहेगा, 425 माइक्रोन वो सभी के लिए है ना 425। अब मैं क्या बोल रहा हूँ 425, तो अगर आप नए हो एग्जैक्टली यहीं पर तो नहीं समझोगे। ये चीज हमने वहां से शुरू किया था कंसिस्टेंसी में, जब हम बता रहे थे लिक्विड लिमिट, तो वहीं से एक्सप्लेन किया था, तो अब वो सब के लिए सेम है, क्लियर है। नीडिंग एक्शन मतलब एक टर्म मिल गया वर्ड, मसलना, है ना, मसल रहे उसको, ओके। ये नीडिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कंपैक्शन में भी देखेंगे। सिप फुट रोलर, ठीक है, सिप फुट रोलर वो नीडिंग एक्शन से आपका फिर कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करता है। हम देखेंगे कॉम्पैक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर देखेंगे, कौन सा रोलर किस पर्टिकुलर सॉइल के लिए है, सब कुछ एग्जाम के लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकली कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे जो वाटर की इवेपोरेशन हो रही है ना, हर जैसे जैसे आप टेस्ट आगे कर रहे हो, वो क्यों हो रही है, ड्यू टू आप मसलने के कारण, नीडिंग करने के कारण, हीट ऑफ हैंड के कारण कुछ पानी फिर इवापोरेट कर रही है, उसकी टाइटनेस बढ़ रही है, फिर आप रोलिंग कर रहा है, क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब लिखवाता हूँ जो बेसिक चीज अपने को चाहिए जानकारी, मैं लिखवाता हूँ। देखो यार एक चीज बताता हूँ, सॉइल में एक चीज होती है क्ले मिनरल्स, है ना, इलाइट, मॉन्ट मोरोलोनाइट, कैलोनाइट, ये सारे क्ले मिनरल्स होते हैं। तो क्ले मिनरल के कारण भी सॉइल में प्लास्टिसिटी आता है, ठीक है। तो अगर सॉइल में जैसे मॉन्ट मोरोलोनाइट जैसा क्ले मिनरल होगा, है ना, तो उसका अच्छा हाई प्लास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगा सॉइल में। अब जैसे बेंटोनाइट क्ले था, बेंटोनाइट क्ले का मैंने बोला था उसका एक तो आपने देखा लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा 400 से 800% के रेंज में रहता है लिक्विड लिमिट, तो उसका प्लास्टिसिटी भी काफी ज्यादा होती है, इसलिए प्लास्टिसिटी काफी ज्यादा है, इसलिए ये वो ना एज ए लुब्रिकेंट बहुत अच्छा काम करता है, वो एज ए एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट काम करता है, इसलिए हम उसे जहां हम ड्रिल वगैरह करते हैं ना, तो ड्रिलिंग में हम ताकि मशीन देखो ड्रिल करोगे नीचे पत्थर वत्थर सब कुछ है, और मशीन जो भी ब्लेड जाएगी, है ना, वो ड्रिल ड्रिल हेड वो एकदम तुरंत वियर एंड टियर हो जाएगा, वो तुरंत वो फेल हो सकता है। बट हमें कोई लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए, तो लुब्रिकेंट तुम जो गाड़ी में ग्रीस वगैरह देते हो तो घी से भी ज्यादा दाम है उसका, बिक जाएगा कंपनी, क्या करे, बेंटोनाइट क्ले का स्लरी, है ना, इसको एज ए लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं ड्रिल बोर टू प्रोटेक्ट वियर एंड टियर ऑफ द ड्रिलिंग हेड। इससे क्या होता है, ओवरऑल ड्रिलिंग प्रोसेस बिकम्स इकोनॉमिकल। समझ गया बात को, ध्यान रहेगा, है ना। वो क्यों क्यों हम यूज करते हैं, उसका एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था, हाई प्लास्टिसिटी होती है, ओके, इसलिए। तो हेडिंग डालो कॉपी पे, प्लास्टिक लिमिट, इसको हम लिखते हैं डब्ल्यू पी,
ठीक है। लिक्विड लिमिट को जैसे हम WL लिखते थे, प्लास्टिक लिमिट को WP या फिर PL, है ना, PL शॉर्ट कभी सुना होगा, साइट पे अगर काम किया। LLPL निकालना है रे, LLPL का रिपोर्ट किधर है? वो LLPL क्या मांगता है सॉइल का? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, समझ गए? LLPL, वो LL, ये PL। आगे, it is the minimum water content at which soil is in plastic stage of consistency. Clear? At the plastic limit, soil passes from plastic stage consistency to semi-solid stage consistency और vice versa. इधर से उधर या उधर से इधर, vice versa, है ना? इधर से उधर जाओ, उधर से इधर आओ, इधर से उधर से इधर, कुछ भी। लेकिन वो डोर क्या है? अंदर बाहर बाहर अंदर, कुछ भी, है ना? अंदर से बाहर जा रहे हो तो बाहर से अंदर भी आओगे, लेकिन डोर के थ्रू से आओगे। तो डोर क्या है यहाँ पे? ठंड बढ़ गया तो जैकेट चढ़ गया, है ना? आपको भी लग रहा होगा भाई, तो हमको भी लग रहा है ठंड, तो चढ़ गया जैकेट। चलो यार आगे सुनो। फ्रॉम डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आगे पॉइंट लिखेंगे ये लाल वाला, हम कैसे प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करते हैं। तो आपको मालूम है 3 mm के थ्रेड में सॉइल को रोलिंग करना है, और अगर 3 mm तक में रोलिंग कर दिए और अगर क्रैक अपियर हुआ, जस्ट क्रैक अपियर हुआ, मतलब जो वाटर कंटेंट है उस सॉइल का वही उसका प्लास्टिक लिमिट हो गया, है ना? लिखिए, फ्रॉम डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लास्टिक लिमिट इज दैट, प्लास्टिक लिमिट इज दैट water content of soil at which soil, if rolled into thread of 3 mm dia, then surface crack just appear on the soil, surface crack just appear on soil। वही वाटर कंटेंट आपका प्लास्टिक लिमिट है, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट, है ना? बाकी आपको सारा कॉन्सेप्ट मालूम। प्लास्टिक लिमिट से वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो आप 3 mm से कम डाया का भी रोलिंग करोगे तो उसमें क्रैक अपियर नहीं होगा। वाटर कंटेंट अगर प्लास्टिक लिमिट से कम होगा तो 4 या 5 mm तक में ही उसमें क्रैक डेवलपमेंट हो जाएंगे या वो टूट जाएंगे, ये सारा चीज मालूम है। नाउ रेट ऑफ रोलिंग जो है, या कितने स्ट्रोक हम प्रोवाइड करेंगे जब रोल करोगे ग्लास प्लेट पे रख के 80 से 90 बार 1 मिनट में, ये रेट ऑफ रोलिंग होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं चाहिए, ध्यान रखो बस, कुछ बातें ध्यान रखी जाती है। टाइप ऑफ सॉइल एंड आईपी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ना? एसएससी जेई का अगर क्वेश्चन बैंक उठा लोगे, कम से कम यही, ये सिल्ट वाला तो मत ही पूछिए, कितना बार पूछा है, 8-9 बार तो मैं देख ही चुका हूं, ये सिल्ट का प्लास्टिक लिमिट कितना होता है, ओके, ये पूछता है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो ये टेबल मैंने ये बना के दिया है, यहाँ आईपी लिख दिया, आईपी नहीं, आईपी कुछ और होता है, बताऊंगा अभी। ये WP है ना, प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट इन सॉइल करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट मतलब देखो यार PL ना, इसको PL भी बोलते हैं, तो मैंने बोला है शायद LLPL, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, है ना? टेस्टिंग हम करते हैं किसी भी सॉइल का, कोई भी बोलता है LLPL क्या है इसका, पूछ लेता है LLPL, ये कौन सा नया टेस्ट आ गया इसका? लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के वैल्यूज को पूछ रहा होता है ना? तो ध्यान रहेगा। चलो देखो, तो ग्रेवल एंड सैंड के बारे में एक टर्म नॉन प्लास्टिक, मैंने पहले से बोल रखा था, इससे पहले लिक्विड लिमिट वाले टेबल में भी नॉन प्लास्टिक, यहाँ भी नॉन प्लास्टिक, अभी समझ में आएगा। सिल्ट का जो प्लास्टिक लिमिट होता है 10 to 15%, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। क्ले 3 टाइप के, अलुवियल, ब्लैक कॉटन, बेंटोनाइट। अलुवियल क्ले का 15 से 100%, ब्लैक कॉटन का 200 से 250% और बेंटोनाइट क्ले का 200 से लेके 500%। ये होता है आपका प्लास्टिक लिमिट का रेंज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, कोई भी डेटा उठा के क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा 1 नंबर का, पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको और एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाता हूं, उसको हम बोलते हैं आईपी। ये जो आईपी टर्म है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। किसी भी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? उसको निकालने का तरीका होता है टेक डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक, WL माइनस WP कर दो किसी भी सॉइल का, तो आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
Difference of liquid limit WL and plastic limit WP of soil is called as plasticity index of soil. ओके अच्छा, मैं वीडियो पॉज करके मैं खुद लिख देता हूं ताकि लिखने में यहाँ पे समय ज्यादा बर्बाद ना हो, नहीं तो क्या होगा, वीडियो का लेंथ वगैरह बढ़ जाता है ना। तो इसलिए मैं लिख लेता हूं ताकि आप सीधा देख के लिख पाए। ओके, अपने तरफ से वीडियो को पॉज करके, और कम समय में मैक्सिमम कंटेंट पहुंचा पाऊं। यही फायदा होता है रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, कि कम समय में आप तक मैक्सिमम कंटेंट पहुंचाई जाती है। बात रही डाउट, बहुत बच्चों के मन में ये मेंटेलिटी रहती है डाउट वगैरह, ये अरे भाई कितने का डाउट करोगे। इसी में यही डेफिनेशन में बहुत लड़के ऐसे भी होंगे जो जानबूझ के पूछते चलेंगे, और हम जैसे लोगों का इंटेंशन जो माइंडसेट होता है, किसी को इग्नोर नहीं किया कर सकते। कोई अभी पूछा, कोई फिर पूछेगा, तो 1 घंटे का क्लास 8 घंटे में खत्म होगा। रियलिटी है ना। तो इसलिए मैं लाइव रहूंगा, वो अलग चीज है, आप डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो भी आपको डाउट आती है, बाकी इसमें क्या डाउट यार, कुछ नहीं। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बता दो। रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ एनी सॉइल आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट in which the soil is in plastic state consistency। यही चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या? रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल लाइस इन प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी। और वो रेंज क्या होगा? अगर आपको एग्जाम में रेंज ही पूछ ले तो क्या बताओगे? रेंज, प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी का रेंज क्या होता है, और कैसे निकालोगे? देखो, रेंज प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू, एक तो पहला डेटा हो गया, से लेके कहां तक, अप टू लिक्विड लिमिट चल रही है। तो लिक्विड लिमिट कैसे निकालोगे? अगर आईपी का वैल्यू आपको मालूम है, तो आईपी प्लस प्लास्टिक लिमिट, तो दिस इज द रेंज। ये जो वाटर कंटेंट की रेंज होगी, इस रेंज में अगर सॉइल का वाटर कंटेंट है, तो सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, उसका कंसिस्टेंसी होगा प्लास्टिक स्टेट में। समझ गया? अब एक चीज और सुनो, अगर ये आईपी का वैल्यू ज्यादा, तो सॉइल ज्यादा वाटर कंटेंट के रेंज में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब सॉइल इज मोर प्लास्टिक। उस तरह का सॉइल हाईली प्लास्टिक सॉइल होते हैं, है ना। अगर किसी सॉइल का आईपी ज्यादा, तो सॉइल इज मोर प्लास्टिक। समझ गए चीजों को? इस बात को भी लिखेंगे, लिखिए आगे है, इफ आईपी इज मोर देन वी से सॉइल इज मोर प्लास्टिक। अभी ये जो आईपी है, इसको आप ना आईपी ऐसे हम लिखे हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और आप कभी कभी किसी किताब में पी आई भी देखोगे लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ दिखोगे, आईपी और पीआई। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पीआई मतलब वही प्लास्टिसिटी इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सीधा सीधा। डायरेक्ट नोटेशन, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, उसको ना यूज करते हुए कोई पीआई भी लिखता है। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे, आईपी ऑफ एनी सॉइल, किसी भी सॉइल का जो आईपी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। अब वो क्या है, वो आप यहां से लिखिए, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस चीज को हम आगे समझेंगे। हम एक टॉपिक आपको समझाएंगे, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, है ना, कि आखिर ये इसका और विजुअलाइजेशन देंगे आपको, तो वहां पर इस चीज को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्ले मिनरल वगैरह कुछ कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि आपने अभी चूंकि वो सब पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको फीलिंग नहीं आ पाएगी उस चीज की, है ना, वो प्लास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट की। तो इसलिए हम वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वो सब चीजें, क्ले मिनरल आप जानते ही नहीं हो क्या होता है, एड्सॉर्ब वाटर वगैरह क्या होता है वो जानते ही नहीं हो, तो फिर नहीं समझ पाओगे, है ना। तो इसलिए अभी लिख के रखो, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तब, जब हम इन टर्म्स को भी पढ़ लेंगे, तब तब मजा आएगा ना, कनेक्ट कर पाओगे। अंडरस्टूड? ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ लिख के रखो, मतलब याद नहीं करना है, बताना तो बताएंगे सब कुछ, बट जब आप उस लायक हो जाओगे, मेरे हिसाब से, मैं जब, क्योंकि मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को समझ में है कि कब कहाँ पे क्या आई है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको समझाएंगे। तो आप लिख के रखिए,
आईपी ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग, क्या? टाइप ऑफ क्ले मिनरल, है ना, क्ले मिनरल किस टाइप का है, कौन सा क्ले मिनरल है उसके ऊपर, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्ले मिनरल। बहुत सारी किताब में ये सेकंड वाला पॉइंट नहीं रहता है, बट इंजीनियरिंग सर्विस में एक बार क्वेश्चन आ गया था। हाँ, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अरे टाइप तो है, डिपेंड करेगा, वो ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा प्लास्टिसिटी, समझ रहे हो? ओके, तो टाइप ऑफ क्ले मिनरल प्लस उसका क्वांटिटी पर भी, प्लस एड्सॉर्ब्ड वाटर ऑफ सॉइल सॉलिड, इसके ऊपर एड्सॉर्ब्ड वाटर ऑफ सॉइल सॉलिड, स्पेशली यहां पे लिखा हूं पानी, ध्यान देना, इसका भी मतलब आगे निकलता है। एड्सॉर्ब्ड वाटर ऑफ सॉइल सॉलिड, ध्यान रखो, बस एक चीज एग्जांपल बता रहा हूं। सॉइल में तुम केरोसिन मिला के मूर्ति उसका नहीं बना पाओगे। मतलब सोचो कि तुम्हारे पास ड्राई सॉइल है, पानी है ही नहीं, है ना, पानी था ही नहीं, लेकिन तुमको ला के दे दिए 20 लीटर केरोसिन, है ना, और तुम हो मूर्तिकार और तुम्हें बोला गया कि अब बना दो किसी कोई एक मूर्ति बढ़िया बना दो भाई, तो तुम डाल दिए केरोसिन पूरा मिट्टी में, फिर उसको मसल रहे हो, है ना, ताकि उसमें वो मिट्टी प्लास्टिक स्टेट में चला जाए, तो वो नहीं होगा, वो ऐसे ही भुरभुरा रहेगा। मिट्टी जो है उसको, मिट्टी क्या करेगा, केरोसिन को सोख लेगा अपने में पूरा का पूरा, तुम कितना भी डाल दो, अब उसको कितना भी मसलो, वो प्लास्टिसिटी उसमें नहीं आएगी, वो स्टिकीनेस उसमें नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? उसका एक रीजन है, क्या रीजन है आगे देखें, इसलिए बोल रहा हूं, जहां जब आ जाएगी चीजें तब समझने में मजा आएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। बेसिकली कॉन्सेप्ट होती है, वर्ड बोल देता हूं, पोलर नॉन पोलर फ्लूइड का कॉन्सेप्ट होता है, बात करेंगे उस पर, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब तक आपके मन में डाउट रह चुका है। अब वो बात क्या है? सैंड एंड ग्रेवल नॉन प्लास्टिक बोलते आ रहा हूं, तो क्यों? देखो भाई, अभी तो बोला प्लास्टिसिटी ज्यादा होगा मतलब आईपी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब आईपी का वैल्यू होना चाहिए, रेंज ऑफ वाटर कंटेंट होना चाहिए, जिस रेंज ऑफ वाटर कंटेंट में वो पर्टिकुलर गिवन सॉइल प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करेगा। तो अगर वो वाटर कंटेंट का रेंज नहीं होगा तो सॉइल नॉन प्लास्टिक होगा, ठीक है। तो होता क्या है, फॉर सैंड एंड ग्रेवल दोनों के केस में होता ये है कि जो आपका लिक्विड लिमिट है एंड प्लास्टिक लिमिट, ओके, ये वैल्यू इक्वल होते हैं। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ऐसा लिखिए, फॉर लगा दो यहाँ पे तो सेंटेंस कंप्लीट हो ही जाएगा। फॉर सैंड एंड ग्रेवल कॉमा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और इक्वल ब्रैकेट ब्रैकेट डाल दो, कितना, लगभग 10 to 15% के बीच में इनका प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट होता है। लेकिन जो भी होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि WL इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू WP। तो मतलब IP का वैल्यू निकालोगे, WL माइनस WP, जब वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो IP इक्वल टू 0। तब जब IP इक्वल टू 0 आ गया मीन्स देयर इज नो वाटर कंटेंट रेंज, there is no water content range for sand and gravel in which they will show plastic state consistency। ऐसा कुछ है ही नहीं इसके लिए, यही मतलब है कंसिस्टेंसी, समझ गए? सो नॉन प्लास्टिक, इसलिए नॉन प्लास्टिक। लॉजिक भी क्लियर अब? तो लॉजिक क्या, ये एग्जाम का क्वेश्चन, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, कितना होता है, 10 से 15% के रेंज में इन दो, इसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट रहता है। इसका सैंड एंड ग्रेवल का, सैंड एंड ग्रेवल क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है,
तो इनका प्लास्टिसिटी हो गया खत्म। समझे? सोचो ना, केवल सैंड के बारे में सोचो, बालू बालू। तो यार बालू तो नदी में ही रहता है, बालू मिलती है ना रिवर से, कितना सारा पानी पहले से उसमें। हम्म। तो तुम बालू को यूज करके कोई मूर्ति बना लोगे क्या? नहीं 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 बनता है वो, है ना। अभी बीच वगैरह में तुम बोलोगे सर, बीच वगैरह में वो लोग तो बना लेते हैं, अरे यार वो बात नहीं है ना। वो चीज वो बात नहीं किया जा रहा है। वो तो थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ढह जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्लास्टिक सॉइल है, उसको यूज करके आप मूर्ति बनाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर लोड को भी कैरी कर पाएगा, वो तुरंत ढहेगा नहीं, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं बात को? वो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो नॉन प्लास्टिक, क्लियर है? अब एक और कॉन्सेप्ट सुनो, इसी में एक नोट ऐसे और बना लो। नोट नोट खेल रहे हैं हम लोग ना, तो और एक नोट। नोट किया है, मान लो तुम्हारे पास दो सॉइल है, एक है तुम्हारा सॉइल ए, एक है तुम्हारा सॉइल बी। जो सॉइल ए है, लेट्स सपोज ये प्लास्टिक सॉइल है, प्लास्टिक सॉइल। ये नॉन प्लास्टिक सॉइल है, लेट्स सपोज, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, नॉन प्लास्टिक सॉइल है। मतलब ये सैंड, सॉरी, ये क्ले एंड सिल्ट होगा, क्ले या सिल्ट का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। ये क्ले एंड सिल्ट होगा। ये क्या होगा? सैंड एंड ग्रेवल वाला होगा। तो लेट्स सपोज इसका आईपी है IP1, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और जो आपके पास ये है टोटल X% ऑफ सॉइल है, लेट्स सपोज, या फिर X1% ऑफ सॉइल है आपकी। ये क्या है? IP2, इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब ये 0 हो सकता है या फिर 1 2, कुछ एक छोटा सा रेंज दिया हुआ, छोटा सा वैल्यू दिया हुआ जो कि इनसिग्निफिकेंट है। लेट्स सपोज ये आपके पास X2% में है, इतना है टोटल। परसेंटेज मतलब मैं क्वांटिटी का बात कर रहा हूँ, है ना, उसको मैं परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि उतना परसेंट ये है। या फिर आप क्वांटिटी क्वांटिटी देख लो कि ये X1 ग्राम है और वो X2 ग्राम है टोटल, है ना। ऐसा क्वांटिटी हो सकता है या फिर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग दे कैन गिव। इन दोनों सॉइल को मिला दोगे तो एक रिजल्ट मिक्स, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स किए, तो मिक्स किए तो हमारे पास एक रिजल्टेंट सॉइल बना। तो उस रिजल्टेंट सॉइल का आईपी है, मान लो IPR, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ रिजल्टेंट सॉइल। तो ये क्या होगा? अब यहाँ पे जो चीजें थी, रिलेशनशिप क्या थी? IP1 इज ग्रेटर देन IP2, ठीक है। और IP2 का जो वैल्यू है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। IP2 का जो वैल्यू है वो 0 है, नॉन प्लास्टिक है ना, वो 0 है, उसका वैल्यू तुमको मालूम है 0। अगर बुक में कोई एक छोटा सा वैल्यू दिया है तो उसको कंसिडर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये चीज आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, कि दोनों को मिला दोगे तो जो रिजल्टेंट सॉइल बनेगा आपका, उस रिजल्टेंट सॉइल का IPM कैसे निकालेंगे? उस रिजल्टेंट सॉइल का IPM निकालेंगे IP1, एक क्वेश्चन आ चुका है इस कॉन्सेप्ट की पर बेस्ड, इंटू X1% प्लस IP2 इंटू X2% ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2, ऐसा। दिस विल बी द IP ऑफ द रिजल्टेंट सॉइल। एंड क्या लगता है आपको, IP ऑफ द रिजल्टेंट सॉइल, जो ओरिजिनल आपका प्लास्टिक सॉइल था, ओरिजिनल प्लास्टिक सॉइल कौन था? सील टेंट के लिए, क्या उसका IP से कम ये IP होगा? IPR इससे भी कम होगा, है ना। मतलब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं यहाँ पर, अब इन दोनों में कि IP1 और IPR, क्योंकि IP2 तो लगभग 0 ही है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो आप पाओगे कि IPR, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ रिजल्टेंट सॉइल, इज लेस देन IP1। मतलब उसकी प्लास्टिक बिहेवियर कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें एक नॉन प्लास्टिक सॉइल को मिला दिया। जितना ज्यादा नॉन प्लास्टिक सॉइल मिलाओगे उतना रिजल्टेंट कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज भी, ये चीज पर बेस्ड गेट में क्वेश्चन आया था।
इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। और यहाँ से स्टेटमेंट जो आता है मैं वो लिखवा देता हूँ। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, ठीक है, सिंपल सी। तो आप वो पहले लिख लिए होंगे, तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। व्हेन ए नॉन प्लास्टिक सॉइल लाइक सैंड एंड ग्रेवल आर मिक्स्ड विथ प्लास्टिक सॉइल लाइक सिल्ट एंड क्ले, देन प्लास्टिसिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉइल विल बी लेस देन द प्लास्टिसिटी ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, जो कि आपने समझ लिया है। अब देखो यार, एक नोट समझो। नोट क्या समझोगे, मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो। देखो, एक चीज मैंने बताया था कि जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, ये जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट बढ़ेगा शियर स्ट्रेंथ कम होते चलता है सॉइल का, है ना। तो और उल्टा इसका अगर बोलोगे तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट कमेगी तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ चलेगा। तो लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेंथ था सॉइल का, उसी सॉइल का शियर स्ट्रेंथ प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो रहा है, लिक्विड लिमिट बढ़ा है ना प्लास्टिक लिमिट से, तो वाटर कंटेंट बढ़ रही है, वाटर कंटेंट कम रही है, तो शियर स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं कंपैरिजन करके एक पॉइंट बोलूं कि एट प्लास्टिक लिमिट जो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ है वो लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ था उसका कितना गुना है, कितना टाइम्स है, तो याद रखना सचिन की शतक 100 टाइम्स, सेंचुरी, समझ गया, ठीक है, वही नोट लिखवाते हैं। माया में भुलाइल बाड़ो तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। क्या फंस जाता है ना, इसलिए स्लो हो जाता है, इसलिए पॉज करना पड़ता है बीच बीच में। हो गया। Shear strength of soil at plastic limit is approximately 100 times the shear strength of soil at liquid limit. shear strength of soil at liquid limit कितना था? 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.027 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना 100 कर दो, उतना याद रहेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। काफी गंभीर बात डिस्कस करूंगा, अंदर की बात, सुनना मेरा बात को एकदम ध्यान से। ये सब लॉजिक बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर 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 चलता है, तो बात मेरा ध्यान से सुनना, आज की बात तुम भी सीख जाओगे। सुनिएगा बात। देखो, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था अभी, डिपेंडेंसी ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने वहां पे लिखवाई थी टाइप ऑफ क्ले मिनरल एंड क्वांटिटी ऑफ क्ले मिनरल दोनों। तो क्या लिखवाया था? क्ले मिनरल, क्ले 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 मिनरल। क्ले मिनरल्स के अंदर बहुत तरह के क्ले मिनरल होते हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से एक खास क्ले मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं मोंट मोरिलो नाइट। अभी नाम वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझो, बस लॉजिक पकड़ो। एक क्ले मिनरल होता है मोंट मोरिलो नाइट, यही जो क्ले मिनरल होता है इसी के प्रेजेंस होने के कारण प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। मोंट मोरिलो नाइट में भी फिर डिफरेंट टाइप्स है। अगर मोंट मोरिलो नाइट क्ले मिनरल में भी टाइप्स अगर बोलूं तो सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी शो करने वाला जो होता है वो होता है तुम्हारा सोडियम मोंट मोरिलो नाइट। उसकी सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा मतलब प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करता है। तो अब ये चीज, ये जो क्ले मिनरल है ये कहाँ होंगे? क्ले में होंगे डेफिनेटली। तो मान लो किसी सॉइल का, जो अब मैं पूछ रहा हूं बताना, मान लो किसी सॉइल का आईपी अगर ज्यादा है, किसी सॉइल का आईपी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे क्या कि वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा है। प्लास्टिसिटी, अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? क्ले मिनरल, तुम्हारे दिमाग में सीधा क्लिक करेगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है क्ले मिनरल के ऊपर, मतलब ये जो भी सॉइल है इसमें क्ले फ्रैक्शन ज्यादा है,
जो भी सॉइल है इसमें क्ले फ्रैक्शन ज्यादा है। तो मैं आईपी के वैल्यू को देख के ये बता सकता हूं कि अगर आईपी का वैल्यू ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि उस सॉइल में क्ले फ्रैक्शन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? मीन्स फाइननेस, और क्ले क्या होता है? क्ले पार्टिकल्स आर वेरी लेस, वेरी स्मॉल इन साइज, लेस देन 2 माइक्रोन, ऐसा। तो हम कहेंगे कि उस सॉइल में फाइननेस भी ज्यादा है। ओके, तो कोई सॉइल अगर फाइन होगा तो भी उसका आईपी ज्यादा होगा, मतलब क्ले के केस में। और आईपी अगर ज्यादा है तो आप यहाँ से हिंट लगा सकते हैं कि उसमें क्ले फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए उसका आईपी ज्यादा है। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली मैं लिंक अप करना ये चाहता था कि आईपी ज्यादा मतलब क्ले ज्यादा, मतलब फाइननेस ऑफ सॉइल भी ज्यादा। समझे? भूलोगे नहीं ना? इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है, इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, पथिक में जाना, पकड़ लो बाहर घुराई तो डूब जाएंगे। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ क्ले प्रेजेंट इन गिवन सॉइल। आईपी ज्यादा, क्ले ज्यादा। आईपी इज आल्सो मेजर ऑफ फाइननेस ऑफ। आईपी किसी सॉइल का ज्यादा तो वो सॉइल फाइन भी होगा ज्यादा, क्योंकि उसमें क्ले भी होगा ज्यादा। तो क्ले होते हैं बहुत छोटे। क्ले कितने छोटे होते हैं? क्ले आर लेस देन 2 माइक्रोन साइज। ठीक है, ये होता है क्ले का साइज 2 माइक्रोन, माने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm, माने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। वो तो छोड़ दो मीटर, एमएम का ही सोचो ना। 1 mm स्केल में देखो, उसका उसको 1000 से भाग दे दो। समझो, 1 mm जो डिस्टेंस दिख रही है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm का क्या मतलब हो, क्या साइज हुआ हो? 1 mm लेंथ देख रहे हैं, डिस्टेंस, उसको 1000 से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे मतलब 1000 इक्वल पार्ट मिलेगा। तो वो जो एक इक्वल पार्ट है उसका साइज उससे छोटे, लेस देन 2 माइक्रोन, उससे भी छोटे होते हैं क्ले के पार्टिकल्स। समझ रहे हो कितना फाइन है ना? इसलिए जो हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस किया था, वहां सीव वीव कुछ भी नहीं किया था, मेथड ही अलग था अपना। क्या? सेडिमेंटेशन मेथड। कौन काम आए थे? स्टोक्स साहब काम आए थे, है कि नहीं? चलो यार, तो इसी के साथ आपका ये प्लास्टिसिटी का टॉपिक खत्म हुआ है ना, प्लास्टिक लिमिट का टॉपिक खत्म हुआ। छोटा सा टॉपिक था इसमें। मैं समझ रहा हूँ एक डाउट तुम्हारे मन में और रह गया है, कौन सा? जो मैंने बताया था, डिपेंडेंसी। तो वो एक अलग टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, हैरान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज योर श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रिंकेज लिमिट वेरी बिग टॉपिक। यहाँ से एसएससी जेई एग्जाम बात कर लो, न्यूमेरिकल तो ऑब्जेक्टिव, तो सारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव आता है एक सब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्टिव जितने भी टॉपिक हैं कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, बट कुछ स्पेशल ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से कन्वेंशनल क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं, गुड अच्छे कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो उस तरह के टॉपिक में से एक टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ श्रिंकेज लिमिट। ओके, यहाँ से अच्छा कन्वेंशनल क्वेश्चन फ्रेम होता है। इंजीनियरिंग सर्विस में एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, भी हम पढ़ेंगे टॉपिक को, हम आपको तो सॉल्व करवाएंगे ये क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छी टॉपिक। तो हम स्टार्ट करेंगे श्रिंकेज लिमिट नेक्स्ट क्लास, ठीक है?